हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र सिंह चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो आपकी प्रिपरेशन को डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट एज देने वाला है, क्योंकि यहां से कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन भी यूपीएससी के अंदर पूछा गया है। तो हाल ही में क्या हुआ है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की गई है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, और इसे रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा। तो आज हम लोग इस रिपोर्ट के ऊपर चर्चा करेंगे कि इस रिपोर्ट में क्या क्या है खास। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को शुरू करते हैं, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप और पाथफाइंडर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की सारी अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा ली जाती है, आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। इतना ही नहीं दोस्तों, रोज अगर आपको करंट अफेयर्स के क्विजेस चाहिए तो स्पेशली आप SRC10 टेलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन कर ही लेना। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आपके लिए अभी बहुत अच्छा टाइम है। 19 जून तक ऑफर वैलिड है, जहां पर 1.5 महीने के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 20% तक का डिस्काउंट जो है वो मिल रहा है विद द कोड SRC10। SRC10 कोड लगाने के बाद में जो सब्सक्रिप्शन 78,000 का है वो कम होकर 63,000 का हो जाएगा। तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो। कोड क्या यूज करना है दोस्तों, SRC10। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप समझने की कोशिश करते हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या खास आया है। चलिए सबसे पहले तो आप समझो कि रिपोर्ट है क्या। तो एक्चुअल में ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है, जो कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रिपेयर की जाती है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा रिलीज की जाती है। ये जो रिपोर्ट है ये आज से नहीं बल्कि 1987 से हर बार रिलीज होती है, और 2021 के अंदर ये 7वीं बार ये रिपोर्ट आई है। इसके अंदर क्या क्या खास है अब वो समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो सबसे पहले पूरे भारत के फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं। जब मैं पूरे भारत के फॉरेस्ट कवर की बात करूंगा तो यहां पर बताया गया है कि इस बार भारत का फॉरेस्ट कवर 80.9 मिलियन हेक्टेयर हो चुका है, जो पूरे भारत के टोटल ज्योग्राफिकल लैंड का 24.62% है। पिछले साल के मुकाबले ये जो फॉरेस्ट एरिया है साथ में ट्री कवर है, इन दोनों का एरिया पिछले साल के मुकाबले 2261 स्क्वायर किलोमीटर तक बढ़ा है। जहां पर अगर मैं केवल फॉरेस्ट कवर की बात करूं, जो जंगल का कवर है उसकी बात करूं, तो वो 1540 स्क्वायर किलोमीटर तक बढ़ा है। वहीं ट्री कवर की बात करूं तो 721 स्क्वायर किलोमीटर तक बढ़ा है। ये तो हो गया पूरे भारत की बात। पर अगर मैं राज्यों में बात करूं तो 17 राज्य भारत के अंदर, 17 राज्य यूनियन टेरिटरी ऐसे बताए गए हैं जहां पर 1/3 लैंड एरिया से ज्यादा यानी कि 33% से ज्यादा फॉरेस्ट कवर मिल रहा है, जो काफी सस्टेनेबल यहां पर है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमको लैंड एरिया का 1/3 एरिया फॉरेस्ट कवर का होना चाहिए। और 17 राज्य और यूनियन टेरिटरी हमको ऐसे मिले हैं जहां पर 17% से ज्यादा है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर इस रिपोर्ट की बात करूं तो ये रिपोर्ट एक प्रकार के फॉरेस्ट नहीं बताती, क्योंकि फॉरेस्ट अपने आप में बहुत अलग है। कोई फॉरेस्ट बहुत घने हैं तो कोई फॉरेस्ट बहुत धुंधले हैं। तो ये जो रिपोर्ट है ये हर एक फॉरेस्ट को अलग अलग प्रकार का बांटती है, और हमको ये जानना जरूरी है कि किस प्रकार के फॉरेस्ट बढ़े और किस प्रकार के फॉरेस्ट कम हुए। सबसे पहले प्रकार के फॉरेस्ट है वेरी डेंस फॉरेस्ट। नाम सुन के ही समझ में आना चाहिए, डेंसिटी ज्यादा होगी। ट्री कैनोपी मतलब टोटल एरिया जब लेते हैं उस टोटल एरिया के अंदर नंबर ऑफ ट्री का एरिया ज्यादा होगा। 70% से ज्यादा जहां पर ट्री कैनोपी डेंसिटी होती है उसे हम लोग कहते हैं वेरी डेंस एरिया। और जो टोटल फॉरेस्ट मिले हैं उनका केवल 3.04% ही वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया भारत के अंदर है। पिछले 2 साल के अंदर वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया भारत के अंदर 501 स्क्वायर किलोमीटर तक ही बढ़ा है। वहीं वेरी डेंस के बाद में कोई सा फॉरेस्ट आता है तो वेरी डेंस बहुत डेंस, उसके बाद मॉडरेट डेंस होगा। मॉडरेट डेंस क्या होगा साहब, अब 30 और कम करो, पहले 100 से 70 से 100 का था, अब 40 से 70 कर लो। 30 का अंतर लेना है साहब, 30 का अंतर लेना है। 30 का अंतर लिया तो 40 से 70 हो गए। 40 से 70 के बीच में जहां पर ट्री कैनोपी डेंसिटी होती है उसे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कहते हैं। भारत के अंदर ये 9.33% टोटल फॉरेस्ट एरिया का 9.33% एरिया इस फॉरेस्ट का है। पिछली बार के मुकाबले ये एकमात्र फॉरेस्ट एरिया है जिसका नंबर कम हुआ है।
लगभग 1582 स्क्वायर किलोमीटर तक का मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट एरिया पिछली बार के मुकाबले कम हुआ है। वहीं अगर हम लोग बात करें ओपन फॉरेस्ट एरिया, ओपन फॉरेस्ट एरिया क्या, अब डेंसिटी और कम हो जाएगी। मैंने कहा अंतर कितने का लेना है, 30% का। 40 यहां पर लो था तो 40 तो यहां पर मैक्सिमम है, उससे 30% कम कर लो, 10%। तो 10 से 40% जो कैनोपी एरिया होगा वो ओपन फॉरेस्ट एरिया है। ये ओपन फॉरेस्ट है। ये जो ओपन फॉरेस्ट है यहां पर आपको सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट भारत में कोई से देखने को मिलेंगे, वो है ओपन फॉरेस्ट एरिया जो 9.34% है। और पिछली बार से 2612 स्क्वायर किलोमीटर तक इनका एरिया बढ़ा। वहीं उससे अलग प्रकार के एक और फॉरेस्ट होते हैं जहां पर पेड़ों की डेंसिटी बहुत ही कम है, 10% के आसपास की डेंसिटी, तो उसको आप फॉरेस्ट भी नहीं कहते, उसको तो आप स्क्रब कहते हो। ये तो स्क्रब है। आप देखोगे तो ये भारत के अंदर 10% से भी कम है, जहां पर फॉरेस्ट उगाए तो गए, पेड़ उगाए तो गए, पेड़ डेवलप भी हुए, पर वो पेड़ के डेवलप करने लायक मिट्टी वहां की थी नहीं, जिसके कारण से पेड़ कम उगे, जो उगे उनकी हाइट छोटी रह गई। इस प्रकार के जो एरिया है उन्हें स्क्रब कहा जाता है, जिनका एरिया 10% से भी कम होता है। मतलब सबसे पहले हम लोगों ने पूरे देश के फॉरेस्ट का प्रकार समझा कि पूरे देश के अंदर क्या हुआ। हम लोगों ने कहा कि पूरे देश के अंदर फॉरेस्ट जो है वो बड़े हैं पिछली बार के मुकाबले, इवन ट्री कवर भी बढ़ा, और 80.9 मिलियन हेक्टेयर के आसपास एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर का है पूरे भारत में। फिर राज्यों की बात की, जहां पर 17 राज्य की बात की, जहां पर 33% से ज्यादा का फॉरेस्ट एरिया। और तीसरे में मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट के अंदर ग्रोथ हुई। अब अलग अलग रीजन की बात करता है। अगर मैं बात करूं हिमालय की और नॉर्थ ईस्ट रीजन की, तो ये वो रीजन है जहां पर जंगल अभी तक पाए जाते थे, जहां पर लोग ज्यादा नहीं रहते थे, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी कम थी तो फॉरेस्ट एरिया ज्यादा हुआ करता था। वहां पर फॉरेस्ट एरिया अभी तक ज्यादा था, पर अब फॉरेस्ट एरिया वहां पर कम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप देखोगे तो लगातार इन एरिया के अंदर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो है वो देखने को मिल रही है, जिसके कारण से यहां पर फॉरेस्ट एरिया कम हो रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करें रैंकिंग क्या है अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट की, तो अगर मैं बात करूं राज्यों के इसमें, तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कहीं मिल रहा है तो वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। नॉर्थ ईस्ट रीजन में नहीं है, दक्षिण भारत में नहीं है, नॉर्थ में नहीं है, साउथ में नहीं है, ये है मध्य में, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर ओडिशा है, फिर महाराष्ट्र है। ये टोटल एरिया की बात कर रहा हूं, पर आप देखोगे तो इनमें से कई सारे राज्य तो बहुत बड़े बड़े हैं। महाराष्ट्र वगैरह, मध्य प्रदेश अपने आप में बहुत बड़ा राज्य है। जब मैं परसेंटेज की बात करता हूं तो मध्य प्रदेश नीचे गिर जाता है। और जहां पर मैं बात करता हूं कि लैंड के मुकाबले, जितनी जमीन है उसके मुकाबले कितना परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर है, वहां पर केवल नॉर्थ ईस्ट के राज्य आगे आ जाते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा मिजोरम दिखता है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड। क्योंकि ये राज्य छोटे हैं, इस कारण से इनके अंदर हाईएस्ट लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर नहीं है, पर परसेंटेज वाइज भी ज्यादा। बात समझ रहे हो? इसके अलावा अगर आप समझोगे तो एक और चीज ये भी पता चली है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर। मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर क्या होता है? मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर का मतलब होता है ये वो प्रकार के फॉरेस्ट होते हैं जो समुद्री इलाकों के अंदर होते हैं। मतलब जहां पर समुद्र पानी से, समुद्र जमीन से मिलता है, लो लाइंग सी एरिया जो होते हैं, जैसे एस्चुरीज, डेल्टास, इनके पास में जो मिलेंगे इस प्रकार के पेड़, इस प्रकार के फॉरेस्ट, जहां पर पानी थोड़ा थमा हुआ रहता है तो वो मिट्टी जमा करते जाता है, वहां पर पेड़ उगने लगते हैं। ऐसे प्रकार के फॉरेस्ट को कहा जाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। और मैंग्रोव फॉरेस्ट पिछली बार के मुकाबले 17 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर बढ़े हैं, जिसके बाद ये 4992 स्क्वायर किलोमीटर जो है इनका टोटल एरिया भारत के अंदर हो गया। अब जब मैं कह रहा हूं मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां ज्यादा होंगे, आपके दिमाग में ये बनना चाहिए कि ये वही होंगे जहां पर कोस्टल रीजन अवेलेबल है। तो ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटका। वहीं टोटल कार्बन स्टॉक इन फॉरेस्ट हैज बीन एस्टिमेटेड 7204 मिलियन टन एंड एन इंक्रीज ऑफ 79.4 मिलियन टन कंपेयर टू 2019। पिछली बार के मुकाबले जब मैं कार्बन की बात करता हूं, कार्बन स्टॉक की बात करता हूं, तो भारत के अंदर कार्बन स्टॉक जो है वो 7204 मिलियन टन का है।
मतलब जितना कार्बन इमिट हो रहा है उनको फॉरेस्ट वापस से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। वो जो फॉरेस्ट एब्जॉर्ब करने की पावर है वो इतनी है, और क्योंकि पिछली बार के मुकाबले फॉरेस्ट बढ़े हैं, इस कारण से कार्बन स्टॉक भी बढ़ेगा, और कार्बन स्टॉक बढ़ा तो 79.4 मिलियन टन तक ये इस बार बढ़ा है 2019 के मुकाबले। वहीं इस बार की रिपोर्ट में कुछ और भी खास था। इस बार की रिपोर्ट के अंदर जो पिछली बार तक अभी तक देखने को नहीं मिलता था, यहां पर इस बार की रिपोर्ट में फॉरेस्ट कवर का असेसमेंट लिया गया है, नेशनल पार्क्स का, टाइगर रिजर्व्स का, कंजर्वेशन एरियाज का, कॉरिडोर्स का, जहां पर धीरे धीरे करके फॉरेस्ट एरिया, पेड़ों का जो रीजन है वो कम हो रहा था, वहां पर डिकेडल वैल्यूज पे कि पिछले दशक में इतना था, इस दशक में इतना बदलाव हुआ, उसके आधार पर इस बार ये भी इंक्लूड किए गए, जहां पर टाइगर रिजर्व, कॉरिडोर्स, फॉरेस्ट के अंदर जो फॉरेस्ट कवर्स हैं उनको भी इस बार कैलकुलेट किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक का बटन है वो दबा देना, अगर बहुत अच्छा लग गया हो तो SRC 10 नीचे कमेंट कर देना, क्योंकि दोस्तों SRC 10 जब आप अनअकैडमी पे यूज करते हो या फिर नीचे कमेंट में यूज करते हो, प्राउड आप भी फील करते हो, क्योंकि जब SRC 10 आप लिखते हो तो दिल मेरा भी धड़कता है दोस्तों। तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो। कोड का यूज करना है दोस्तों SRC 10। SRC 10 कोड का यूज करने से फायदे क्या होंगे, बेनिफिट क्या होंगे? इससे बेनिफिट ये होगा कि जब आप इस कोड का यूज करने के बाद में मेरे को स्क्रीनशॉट भेजते हो, चाहे आप टेलीग्राम पे भेजो या फिर टेलीग्राम के ऊपर जो पर्सनल कांटेक्ट है वहां पर भेजो, तो जब आप वहां पर मुझे ये कोड का यूज करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजते हो तो आपको 1-on-1 मेंटरशिप मेरे द्वारा दी जाती है, जहां पर आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से तैयारी करना है, किस तरीके से अनअकैडमी का बेस्ट यूज करना है, किस एजुकेटर से क्या पढ़ना है, किस एजुकेटर से क्या नहीं पढ़ना है। इतना ही नहीं, किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी होगी वो वीकली टारगेट के हिसाब से मैं ही बांटूंगा। बस आपको कोड यूज करना है SRC 10, क्योंकि SRC 10 दिल मेरा भी धड़कता है। अगर आप अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो 18 महीने का सब्सक्रिप्शन अभी बहुत अच्छे ऑफर में अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पर 20% तक का डिस्काउंट मिल रहा है और आप 15,000 रुपए तक बचा सकते हो विद द कोड SRC 10। इतना ही नहीं दोस्तों, ये ऑफर केवल 19 जनवरी तक वैलिड है। आपके लिए प्लस का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, इस तरीके के उसके प्राइस है। आइकनिक का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, इस तरीके के इसके प्राइस हैं, जिसके अंदर आप कोड यूज करते हो SRC 10 तो और 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इनके अंदर क्या बेनिफिट है? इनके अंदर बेनिफिट ये है कि आपको एक आंसर राइटिंग लिखने की जगह मिलती है, क्योंकि आप जितना भी पढ़ रहे हो, आप क्यों पढ़ रहे हो? ताकि आप आखिरी में एक अच्छा आंसर लिख सको। आप क्यों पढ़ रहे हो? ताकि प्रीलिम्स के अंदर अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सको। क्या इसके अलावा कोई और रीजन है आपके इतना पढ़ाई करने का? ना इसके ऊपर कोई रीजन होगा, ना इसके कोई नीचे, अगर आपका सपना UPSC है तो अगर ये है तो आपको आपकी पढ़ाई के साथ में आंसर राइटिंग, क्विज, टेस्ट, इन सब की प्रैक्टिस करना जरूरी है। और प्रैक्टिस कैसे? कि प्रैक्टिस करने के साथ में क्या गलती हो रही है वो पता होना जरूरी है, उसके अंदर सुधार होना जरूरी है। और अनअकैडमी के अंदर वो चीज, आपके पेपर का कंप्लीट एनालिसिस आपको सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में मिलता है, और पूरी तरीके से चीजों को इस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है कि हर टॉपिक के बाद आंसर राइटिंग और क्विजेस, प्रैक्टिस, ये सब कराई जाती है ताकि आपकी प्रिपरेशन हो, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म ही प्रिपरेशन के लिए बना है, वो प्लेटफॉर्म ही एजुकेशन के लिए बना है। YouTube इज नॉट फॉर द एजुकेशन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।